बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर अदल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और आज हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट के एक अहम फैसले से मुतालिक, जिसमें वापडा और पावर कंपनियों के ग्रेड 17 से के अफसरान की फ्री बिजली यूनिट्स जो हैं उनको ख़त्म करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें थी, उनको निपटा दिया गया, उन पर हुक्म जारी कर दिया गया और अदालत ने यह हुक्म दिया है कि फ्री बिजली यूनिट्स ख़त्म करने का वजारत एनर्जी का जो हक़ है उसको किसी सूरत भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर सादा लफ्ज़ों में हम बात करें तो ग्रेड 17 और उससे ऊपर के जो अफसरान हैं जिनका पावर कंपनीज या वापडा से ताल्लुक़ है, उनको जो फ्री यूनिट्स मिलते थे अब वो ख़त्म कर दिए गए। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सोलर एसोसिएशन पाकिस्तान के चेयरमैन है वकास मूसा साहब और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है गुलाम अब्बास हरल साहब, एडवोकेट सुप्रीम हाई कोर्ट हैं। मैं दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। हरल साहब, आपसे स्टार्ट करते हैं लाहौर हाई कोर्ट की इस जजमेंट से, फिर हम वकास साहब से भी रहनुमाई लेंगे कि एक इत्तलात ये भी है कि जो एक बड़ा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जो एक प्राइवेट सेक्टर से लोग इस वक्त सोलर की तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट की गो के उतना फोकस उस पर नहीं है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में यानी कि आम जो घरेलू सारिफ हैं वो इसकी तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आए दिन देखा जाता है कि हुकूमत की तरफ से हमले किए जाते हैं, कहा जाता है कि अब इस पर भी टैक्स लग जाएगा, फिर वापस ले लिया जाता है इन तमाम चीज़ों पर। और ये सोलर का जो सिस्टम है ये पाकिस्तान की इस एनर्जी का जो सेक्टर है इसके लिए कितना को फ़ायदेमंद हो सकता है, और अगर इसको हुकूमती सतह पर भी लागू किया जाए तो क्या इससे भरपूर फ़ायदा उठाया जा सकता है। और दूसरी अहम बात कि हम इससे फ़ायदा तो उठा लेंगे, लेकिन जो IMF का कर्ज़ा देना है उनकी जो शराइत आ जाती हैं, क्या उनकी शराइत हमारे पर उसी तरह लागू होती रहेंगी और हम जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक उस पर हम कोई फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। फिर IPPs का एक जो है वो जीन भूत हम पे सवार किया गया, बिजली कितनी बनाते हैं, पैसे उनको कितने दिए जाते हैं, ये तमाम गुफ्तगू अपने दोस्तों से करेंगे। जी हरल साहब, हाई कोर्ट का ये फ़ैसला बड़ा अहम है जी, वापडा और पावर कंपनियों के जो ग्रेड 17 के अफसरान हैं इनके क्या फ़ैसला है, ये कैसे अदालत की जानिब से ये हुक्म आया और क्या इसमें दरख्वास्त गुजार ये चाह रहा था कि ये एनर्जी पावर सेक्टर का फ़ैसला इसको कलअदम करार दिलवा दिया जाए? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पावर डिवीजन की तरफ से 2023 में एक नोटिफिकेशन किया गया जिसमें ये डिक्लेयर किया गया कि जो 17 ग्रेड से ऊपर के मुलाजमीन हैं, जिसमें जितनी भी ये पावर डिवीजन की कंपनियां हैं, जिसमें लेस्को फेस्को बाकी जो भी हैं, उन सब के जो फ्री यूनिट्स दिए जाते थे वो भी किसी को अगर कोई 17 ग्रेड से ऊपर है किसी को 1000 यूनिट्स फ्री थे, किसी को 1200, किसी को 1300, किसी को 600 700, वो सब जो है ख़त्म कर दिए गए हैं। और उसके बदले में ये बड़ी अहम बात है, उसके बदले में मैं वाज़ह करूं कि ये कंपनसेट किया गया, उसको मोनेटाइज किया गया कि ये फ्री यूनिट्स ख़त्म करके उसके बदले जो पैसे हैं उसकी अमाउंट उनकी तनख्वाह में जो जमा कर दी जाएगी और उनको दी जाएगी। तो अच्छा, इसमें हरल साहब एक पॉइंट थोड़ा सा ये बता दें कि जो यूनिट, क्योंकि बिजली की कीमत कोई एक तो होती नहीं है, सुबह उठो कीमत क्या होती है, सोते वक्त क्या होती है, अगले दिन कुछ होती है, तो ये जो फिक्सिंग की गई है ये क्या एक ख़ास अमाउंट कर दी गई है या ये जब बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी, मज़ीद बढ़ेगी तो मज़ीद बढ़ जाएगी ये अमाउंट? ये बिजली की यूनिट्स की कीमत के मेयार के मुताबिक जो कीमत बनेगी, फ़र्ज़ करें अगर 600 यूनिट है तो 600 यूनिट की जो कीमत उस वक्त होगी, फ़र्ज़ करें आज यूनिट्स 50 रुपए का है, 100 रुपए का है, तो उस तनाज़र में ये सारी जो कीमत है कंपनसेशन की जानी थी। ये नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया जो वापडा मुलाजमीन की एसोसिएशन है उसकी जानिब से हाई कोर्ट में कि इसको ख़त्म किया जाए, इसकी वायरिस जो नोटिफिकेशन थी उसको चैलेंज किया गया कि इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए। उसके बाद ये समाअत होती रही हाई कोर्ट में, काफ़ी दफ़ा इस पर हेयरिंग हुई और मेरे ख्याल है इस पे फ़ैसला आया है, 16 तारीख को आया है। उन्होंने कहा है चूँकि पहले जो रिस्पोंडेंट्स थे उनकी तरफ से ये प्ली ली गई कि ये रेट मेंटेनेबल नहीं है, आल्दो के हाई कोर्ट ने ये कहा कि रेट मेंटेनेबल ज़रूर है, लेकिन चूँकि ये कोई डिस्क्रिशनरी पावर है, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है किसी भी एम्प्लॉय का कि वो फ्री यूनिट्स मांगे, ना उनकी जो अपॉइंटमेंट्स की गई उनमें ये रखा गया कि आपका बेसिक पे स्केल इतना है, फ़र्ज़ करें किसी का 18वां स्केल है, 17वां स्केल है या 20वां स्केल है, तो उसके साथ ये यूनिट्स भी रखे गए कि ये इतने आपको यूनिट्स भी फ्री मिलेंगे। ऐसी कोई भी
अपॉइंटमेंट में ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं थी। उसको भी ग्राउंड बनाया हाई कोर्ट ने, उसको भी बुनियाद बनाया। और उसके अलावा ये डिस्क्रिशनरी डिपार्टमेंट की अपनी पॉलिसी होती है, उसकी डिस्क्रिशन होती है कि चाहे किसी को जो भी अलाउंस देना हो, ये एक अलाउंस की शक्ल में दिए जाते थे ये यूनिट्स वगैरह जो, उसको अब ख़त्म किया गया। और डिपार्टमेंट ने जो प्ली ली कि हमने इनको इसको कंपनसेट किया है, डिमोनेटाइज किया है इसको, हमने ये नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए हैं। और 17 से अब जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको हमने ये कंपनसेशन दी है। तो उस नज़र में ये जो रिट दायर की गई थी एसोसिएशन की तरफ से, उसको खारिज किया गया है। और हाई कोर्ट ने उसमें आगे ये भी वाज़ह किया है कि आप इसको एक डिस्क्रिमिनेशन ना हो और एक वाज़ह पॉलिसी बनाए। उसमें ये भी उन्होंने कहा था कि 17वें ग्रेड से ऊपर वाले मुलाजमीन के तो ख़त्म कर दिए, लेकिन उससे नीचे वाले जो मुलाजमीन हैं 1 ग्रेड से लेके 16वें ग्रेड तक, उसके ख़त्म नहीं किए गए। तो वो डिपार्टमेंट की अपनी भी डिस्क्रिशन है। और इस हवाले से हाई कोर्ट ने भी हुक्म दिया है कि आप इसको इतनी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और ये भी कहा है कि ये चूँकि एग्जेक्टिव की डोमेन में आता है और ये फैसला उन्होंने करना है, हाई कोर्ट या कोई भी अदालत किसी एग्जेक्टिव की डोमेन में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। इस पे मैं अभी आपसे ये भी सवाल का जवाब लूँगा कि क्या ये सिर्फ वापडा में ये सहूलत है कि मसलन अगर जो मुलाजिम है स्टेट बैंक में, क्या उसको ये इजाज़त है कि वो महीने के इतने नोट जो है मुफ्त छाप ले? जो हाई कोर्ट में मुलाजिम है, क्या उसको है कि महीने के इतने फ़ैसले उसके हक़ में हो जाएंगे या उसके फ्री केस लड़े जाएंगे? ये बाकी के डिपार्टमेंट्स में ये चीज़ें हैं जो अचानक ये वापडा को देनी पड़ी। हम वकास मूसा साहब हमारे साथ मौजूद है। मूसा साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बरसों में इसके दौरान शमसी तवानाई यानी कि सोलर की तेज़ी से बढ़ते हुए रुझान से एक फ़ायदा तो ये हुआ है कि मशरिक़ वस्ता की जो जंग चल रही है और जो मामला चल रहे थे, इसमें तेल गैस की कीमतों का असर जो है वो इस पर कम पड़ेगा। हमारा तो तेल निकल गया है, लेकिन कह रहे हैं असर कम पड़ेगा और उसमें मदद दी है। लेकिन यानी कि हम वो क्राइसिस में हम नहीं आ सके जो बिजली का दूसरी जगह पे, क्योंकि हमारे जो प्राइवेट सार्फिन हैं, आम जो जिसको हम डोमेस्टिक आई थिंक कहते हैं सार्फिन है, ये अक्सरियत में सोलर की तरफ गए हैं। क्या इसमें फ़ायदा हुआ है इसमें? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही जो है ना ये स्टेटिस्टिक कोट की है कि इस वक्त पाकिस्तान में देखिए क्राइसिस तो चल रहा है हर जगह पे। जो जंग हुई है, ये जो खलीज ममालिक की जंग जो चल रही है, ईरान और अमेरिका की जो जंग चल रही है, उसमें सबको फ़र्क पड़ा है। लेकिन सोलर लगाने की वजह से पाकिस्तान में जो ये क्राइसिस आ सकता था उतना शिद्दत से नहीं आया। इसका हमें नज़र आ रहा है कि दिन के टाइम पे हमारी लोड शेडिंग नहीं हो रही। ओवरऑल हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो गैस के प्लांट्स हमारे नहीं चल रहे क्योंकि आबना हरमुज़ में की वजह से जो है वो कतर की जो सप्लाई है LNG की वो बंद है। और हमारी जो टोटल कैपेसिटी है उसमें से 20% और 25% यानी तकरीबन 6000 मेगावाट का शॉर्टफॉल आ रहा है, क्योंकि गैस के प्लांट्स हमारे तकरीबन ना चलने के बराबर हैं। कुछ डोमेस्टिक गैस दे रहे हैं लेकिन बाकी तो हमारे बंद हैं। तो इस गैस की शॉर्टेज के बावजूद हमारी लोड शेडिंग का वो बुरा हाल नहीं है जो कि हो सकता था। तो इसमें एक बहुत बड़ा क्रेडिट इस चीज़ पर जाता है कि सोलर लगा हुआ है। और मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है जो हमने इधर से सीखना है या इस चीज़ से हमने लर्न करना है। क्योंकि देखिए वैसे जब हम बात करते थे ना सोलर के ऊपर आज से साल पहले 2 साल पहले, तो कुछ उस बात को इस तरह उड़ा दिया जाता था कि ये तो एक थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं या ये कोई ऐसी चीज़ कह रहे हैं जो कि किताबी बात है। लेकिन अब इस पिछले 2 महीने में एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इस चीज़ का नज़र आया है कि जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है पाकिस्तान की, देखिए आबना हरमुज़ जो है ना वो सूरज की शुआओं को नहीं रोक सकता। जो सूरज हमारे पास पाकिस्तान में आ रहा है वो हमारा अपना सूरज है। जो पानी हमारे टैक्स तो लगा सकती है ना, वो चलें टैक्स लगाने की बात पे बाद में आते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम रहता तो हमारे पास है। इसी तरह जो पानी हमारे डैम से गुजर रहा है, जो हमारे दरियाओं से गुजर रहा है, वो हमारा है। जो विंड हमारे उसमें से पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ एरियाज़ जहाँ से विंड गुजरती है या जहाँ पे हवाएं चलती हैं तो वो हमारी हैं। तो जितना ज़्यादा हम अपने आप को इंडिपेंडेंट करते हैं उतना हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा है। ये एज अ नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं। इसको अगर हम नीचे के लेवल पर लेके जाएँ और घरों की बात करें, एक सारिफ की बात करें जो कि घर पर रहता है या किसी फैक्ट्री में या ट्यूबवेल पर एक फार्मर अपना सोलर लगाता है, तो वो भी इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एक तरह से। जो हमारे IPPs का जो एक जो इन्होंने जो हमारे ऊपर एक जकड़ा हुआ है, जिस तरह से हमें हमारे पावर सेक्टर को जिस तरह से हम जकड़ में आए हुए हैं, तो उससे वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो दोनों लेवल पे ये इंडिपेंडेंस नज़र आ रही है और उसकी वजह से जो मुल्क को फ़ायदा हो रहा है वो भी अब लोगों को बड़ा साफ नज़र आ रहा है। हरल साहब, ये IPPs का जिक्र किया है अभी बकास साहब ने,
ये ज़रा बताएं हमारे नाजरीन को, क्या इनके साथ कोई है, आपने देखा है क्या मुआहदे हुए हैं, किस बुनियाद पे हुए हैं, हम कितनी बिजली, क्योंकि मेरी इतलात के मुताबिक तो जो बिजली फराहम करने के हमारे उनसे मुआहदे हैं, इस वक्त हमारी डिमांड भी उससे कम है। और जैसे भी वकास साहब भी बात कर रहे थे कि सोलर इंडस्ट्री ने एक बड़ा एक सपोर्ट दिया है एनर्जी सेक्टर को। देखिए, जो IPPs मुआहदे हुए, मेरी नज़र में तो जो इस सारे बुरान जो पाकिस्तान में एनर्जी का बुरान आया, उसकी बुनियादी वजह ये IPPs के मुआहदे हैं। और उन मुआहदों की मद में ये हमारी इशराफिया दिहाड़ियाँ लगा रही है। अगर वो कंपनीज हमें बिजली नहीं भी देती, ना वो प्रोड्यूस करती हैं, फिर भी हमें उन मुआहदे की मद में हमें उनको पैसे देने पड़ते हैं, जो कि हमारे पब्लिक एक्सचेकर से जाते हैं। तो ये मुआहदे इसीलिए बनाए गए कि ताकि अशराफिया अपनी दिहाड़ियाँ लगा सके और आवाम को महंगी बिजली दे सके। और सोलर की आपने बात की, देखिए सोलर कोई अपनी मदद आपके तहत, इसमें कोई गवर्नमेंट का तो कोई किरदार नहीं है। अपनी मदद आपके तहत अगर कोई अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके और सोलर लगवाता है ना, तो इस मुल्क में बिजली आती है, अगर आती है तो फिर बहुत महंगी आती है। हम दिन रात इसी बात में लगे होते हैं कि बिजली आ नहीं रही, और अगर आ रही तो कितनी महंगी। और ये वैध ऐसा मुल्क है जिसमें अगर एक यूनिट भी कोई कंज्यूमर नहीं कंज्यूम करता तो फिर भी उसको 2000 रुपए के से कम बिल नहीं आता। तो ये सारे जो टैक्स इकट्ठे कर रही है हुकूमत आवाम से, क्या आपने इस मुल्क की इकॉनमी को सिर्फ इस बिजली के बिलों से चलाना है? क्या आपने इस मुल्क की इकॉनमी को सिर्फ गैस के बिलों से चलाना है? तो ऐसे ये मुल्क की इकॉनमी नहीं चल सकती जैसे ये चाह रहे हैं। या पेट्रोल महंगा करके आपने उससे लेवी टैक्स रुपए तक लेवी पहुंच चुकी है। और इतलात ये हैं कि जो कल जुम्मा आ रहा है, इस पे मज़ीद पेट्रोल जो है वो महंगा किया जा रहा है, यानी कि अब ये पेट्रोल 450-500 तक की गेम में आ जाएगा। बिल्कुल, ये हुकूमत कोई ऐसा लम्हा नहीं जाने देती कि अवाम को निचोड़े और अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी करे। पूरी दुनिया में अवाम के लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं, और वहाँ जो बुनियादी ज़रूरतें होते हैं उनको फंडामेंटल राइट्स डिक्लेयर किया गया है। हमारी सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी बहुत सारे फैसले हैं जिसमें जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको आपका आईनी हक समझा जाता है। लेकिन यहाँ बदकिस्मती से आपका आईनी हक भी हक नहीं है, बुनियादी ज़रूरतें तो दूर की बात हैं। और अगर आप देख लें, जब कोविड आया उस वक्त अगर ये मुल्क बचा रहा, यहाँ आवाम जो है उस थोड़ा बहुत उनका लाइफस्टाइल बेहतर रहा, उसकी वजह ये थी कि हम ज़रूरी मुल्क हैं। अब ज़राअत पे देख लें कि इन्होंने क्या उसका हशर किया है, ज़राअत को तबाह कर दिया है ऐसी पॉलिसियाँ बना के। और अगर आप तवानाई के बुरान में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत सोलर पे जाना शुरू किया है ताकि कम बर्डन पड़े, क्योंकि आपके पास ऐसी कोई नहीं है, कंपनियां नहीं हैं जो बिजली प्रोड्यूस कर सकें, ना आपके पास ऐसा कोई लाया अमल है कि आप अपने मुल्क में एनर्जी क्राइसिस पे काबू पा सकें। तो आप लोग जो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं, आप उनके ऊपर भी कदगन लगा रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये वही सोच है जो नौआबादी सोच थी, कॉलोनियल अप्रोच के साथ इस अब भी इस दौर में हुकूमत की जा रही है। आपको ये कॉलोनियल थिंकिंग छोड़ना पड़ेगी। जब तक आप ये नहीं छोड़ेंगे, लोग आपको टैक्स भी नहीं देंगे। पूरी दुनिया में लोग टैक्स देते हैं और बड़ी खुशी से देते हैं। यहाँ टैक्स इसलिए लोग नहीं देते, उनके लिए कोई सहूलत ही नहीं मौजूद। सहूलत तो दूर की बात है, आप अपनी मदद आपके तहत अगर कोई काम करते हैं तो उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, वो फिर आप सहूलत तो दे नहीं रहे कि ना कोई यहाँ मेडिकल। आपने अच्छी बात किया जी, अपनी मदद आपके तहत करते हैं। वकास साहब, सोलर एसोसिएशन के आप चेयरमैन हैं, और सोलर जो है वो हर दूसरे दिन कोई ना कोई तवानाई सेक्टर की तरफ से खबर आ रही होती है कि अब सोलर सार्फिन के साथ ये किया जा रहा है, अब सोलर सार्फिन के साथ ये किया जा रहा है, प्रेशर डेवलप किया जाता है। फिर ये होता है, अब एक फिक्स उन्होंने कर दिया हुआ है कि हर घर पे अगर आप नहीं भी मीटर चलाते तो 600-500, अगर कमर्शियल में जाएंगे तो ज़्यादा है। सरकार इस तरफ क्यों नहीं आ रही है अपना सिस्टम सोलर करने के लिए? जो दफ्तर हैं, अदालतों में, आप असम्बलियों में, जो AG ऑफिस है, जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं, ऑफिस हैं, वहाँ पर भी सोलर में करें। ये तो सुबह चलने हैं 9 to 5, और अगर 9 to 5 अगर आप सोलर पे चले जाएंगे तो मेरा ख्याल है आपका मसला तो वैसे ही हल हो जाएगा, करना चाहें तो।
जी इसमें देखें, असल में जो एक चीज़ करने की ज़रूरत है ना, वो है कि हमने माइंडसेट चेंज करना है। इस वक्त जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से खासकर पावर डिवीज़न, या जो बल्कि पावर डिवीज़न भी नहीं, मैं कहूँगा जो पावर सेक्टर है, जिसमें आपके डिस्कोस भी आते हैं, जिसमें शायद गालिबन कुछ IPPs वाले भी आते हैं, इसमें डिस्पैच कंपनीज़, जो हमारा पूरा पावर सेक्टर है, यानी पावर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा खासा माशाल्लाह पाकिस्तान का बड़ा पावर सेक्टर है। तो इनको जब इनसे बात करते हैं तो आपको एक फीलिंग आती है, या आपको ऐसा लगता है कि ये लोग सोलर से डरते हैं, इनको डर है कि सोलर जब आएगा तो वो उनको ख़त्म कर देगा। हालांकि सच्ची बात है कि ऐसी चीज़ नहीं है। हमें वक्त के साथ चलना होता है, टेक्नोलॉजी का टाइम आ गया है। तो यानी हमारे पावर सेक्टर में 2 मसले हैं। एक मसला ये है कि हमारी बिजली बहुत महंगी है, उस महंगी बिजली को कैसे सस्ता करना है, उसके ऊपर हमने क्रिएटिव सोल्यूशंस निकालनी है और उसको हमने लेके चलना है। दूसरा जो मसला है वो ये है कि सोलर का टाइम आ गया है। सोलर का टाइम आ गया है। जिस तरह से एक वक्त था जब मोबाइल फ़ोन होते थे, और उससे पहले एक वक्त था जब हमारी लैंडलाइन होती थी, और उसके बाद फिर मोबाइल फ़ोन आ गए। अब आज अगर कोई आपसे कहे कि यार आपने बात जो है वो लैंडलाइन पे ही करनी है और हम लैंडलाइन के अलावा आपको बात नहीं करने देंगे, तो ये अजीब सी मंतक होगी। तो इसी तरह अगर इस टाइम पे कोई सोलर की तरफ देखता है और उसको नई टेक्नोलॉजी के तौर पे नहीं एक्सेप्ट करता, तो वो पीछे की दुनिया में रह रहा है। तो अब हमने प्लानिंग भी इसी तरह करनी है कि अगले 5 साल में सोलर किस तरह से हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और जो इसमें पूछने वाला सवाल है वो ये है कि क्या हमारे पास, जैसे जो हमारा पावर सेक्टर है, और हम देखते हैं कि हमारा जो पावर सेक्टर है, इसमें स्टेटिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे थे शो से पहले कि तकरीबन 40,000 मेगावाट की जो है ना हमारी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड है, जिसमें से हम इस वक्त एनुअल जनरेशन 22,000 से 26,000 मेगावाट की जो है ना हमारी रिक्वायरमेंट है। गर्मियों में ये 28,000 से 32,000 तक की हो जाती है, और सर्दियों में तो ये 18,000 से 22,000 हो जाती है। तो क्या ये रिक्वायरमेंट वाकई पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए, जो कि दुनिया का 6ठा बड़ा पॉपुलेटेड मुल्क है, उसके लिए क्या इतनी ही तलब होनी चाहिए पाकिस्तान में? और इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त जो दुनिया में देखा जाए पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, तो मेरा ख्याल है कि हम लोएस्ट थर्ड में आते हैं। जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट से कोई भी चेक कर सकता है। तकरीबन 2024 में 628 यूनिट पर पर्सन पर ईयर, यानी पूरे साल में औसतन एक पाकिस्तानी बड़ा बच्चा सब मिला के सिर्फ 628 यूनिट कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि इंडिया में ये 1100 है, बांग्लादेश में ये 900 है। ये तो हमारे करीबी ममालिक हैं। दुनिया की जो एवरेज है वो तकरीबन 3000 है। तो सवाल ये है कि क्या हमारी डिमांड वाकई 28,000 से 32,000 ही है? आज भी आप लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से घंटा भी नहीं बल्कि आधा घंटा बाहर ड्राइव करके निकल जाएं तो आपको ऐसे एरियाज़ मिल जाएंगे जहाँ पे जितनी मर्जी पावर अवेलेबल हो, वहाँ लोड शेडिंग हो रही होती है। वहाँ लोड शेडिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने पावर सेक्टर को वीक रखा है। इसका क्या इम्पैक्ट आता है? देखिए, आज के दिन में जो है ना इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। हम लोग, मेरी जो कंपनी है, हम लोग ट्यूबवेल्स का भी काम करते हैं। तो मेरे ख्याल 2 साल पहले की बात है, मैं गांव में, हम लोग ट्यूबवेल लगा रहे थे, वहाँ गांव में गए हुए थे। तो वो थोड़ी देर बाद वो लड़के ने आके बताया कि सर यहाँ से जो है ना अभी वो मोबाइल्स जमा करके लेके जा रहा है सारे, क्योंकि इस वाले गांव में बिजली नहीं है। वो बराबर वाले गांव में ले जाके वहाँ सारे मोबाइल चार्ज करके फिर उनको वापस ला के देगा। अच्छा, मैंने कहा देखिए ये क्या, यानी क्या दुनिया में रह रहे हैं हम। आज हमारे लिए मोबाइल चार्ज ना करना तो एक ज़्यादती है। यानी ये जिस तरह से एक बेसिक नेसेसिटी, हम कह सकते हैं फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट है। ले लें, ब्रेक के बाद आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक जनाब। हरल साहब, आपकी तरफ आते हैं। जब ये अब सोलर पे भी टैक्सेस लगाने की बात की जा रही है, और एक काम मैंने देखा है मजाक में चीज़ें चल रही होती हैं कि भाई अब सूरज की जो रोशनी है जो अल्लाह ताला हमें दे रहा है। देखिए, अभी इससे ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें हमारी एजुकेशन है, हेल्थ है, जो इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। और ये आइन हमारा ये कहता है कि आप ने प्रोवाइड करना है, जो स्टेट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर शहरी को ये दोनों चीज़ें दे। लेकिन बदकिस्मती से दोनों बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ बन चुकी हुई हैं। हरल साहब, ये जो सूरज की रोशनी पे टैक्स, ये मिसाल के मजाक के तौर पे बात कर रहा हूँ, लेकिन यही बात होगी ना भाई, मेरा अपना सोलर है, मैं गया वकास साहब के पास, मैंने इनसे सोलर ख़रीदे, मैंने बैटरियाँ बाज़ार से ख़रीदी, मैंने छत पे अपने घर की छत पे लगाया, मेरा सूरज है, मेरा मतलब कि हमारा ही है ना सूरज, उसकी रोशनी से मैं घर में बिजली बना रहा हूँ, तो सरकार किस चीज़ के टैक्स लगा रही है? शुएब, सॉरी, आप शादाब भाई, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। आपने कहा कि सरकारी दफ्तरों में सोलर क्यों नहीं लगाते,
उसकी वजह यह है कि सरकारी दफ्तरों का बिल इनको नहीं देना पड़ता। अगर इनको बिल देना पड़े तो ये वहाँ पे सोलर लगाएंगे। सरकारी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, अगर उनका पेट्रोल इनको खुद अपनी जेब से डलवाना पड़े तो फिर ये छोटी गाड़ियाँ लें और सस्ती गाड़ियाँ भी लें। ना तो ये गाड़ियाँ अपने पैसों से लेते हैं और ना उनका पेट्रोल अपने पैसों से डलवाते हैं। अगर जैसे आपने कहा कि अगर सरकारी दफ्तरों में जो सारा दिन वहाँ पे ये बैठे हूँ बाबू या ना बैठे हूँ, वहाँ पे एसी चलते रहते हैं, तो वहाँ अगर इनको बिल देना पड़े तो ये अशराफिया वहाँ पे फिर सोचे कि सोलर लगाना है। ये तो जो हम सोलर लगा रहे हैं अवाम अपनी मदद आपके तहत, वो भी इनको नहीं भार है और वो भी चाहते हैं कि ये ना लगाएं ताकि जो हम फ्री बिजली चला रहे हैं उसका बिल अवाम दे। हम जो गाड़ियाँ बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियाँ सारा दिन घुमा रहे हैं और एक गाड़ी नहीं होती, हर अफसर छोटा सा अफसर होता है 18-19 शकेल का, उसके पास 12-12 करोड़ की गाड़ी होती है और इतनी महंगी गाड़ी और पेट्रोल इतना खर्च करती है। अगर इनको पेट्रोल खुद डलवाना पड़े तो फिर ये वो ना चलाएं, और पेट्रोल के पैसे आवाम दे रही है, इसलिए वो पेट्रोल महंगा किया हुआ है ताकि वो पैसे जो हमने पूरे करने हैं आवाम से लेवी टैक्स लगा के, ताकि हमारा पेट्रोल पूरा होता रहे और हमारी गाड़ियाँ चलती रहें। ये जब तक आवाम के बारे में नहीं सोचेंगे फलाई रियासत कैसे बन सकती है। और आईने पाकिस्तान में ये हुक्म दिया हुआ है रियासत को कि आप फलाई रियासत बनाएं, और फलाई रियासत तब बनेगी जब आवाम जो है उसकी फलाह के लिए कोई काम होगा। और आप देख लें, आप जब से ये मुल्क बना है तब से आवाम की फलाह के लिए क्या इन्होंने कानून बनाया है, क्या इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई है, अब तक ना कोई ऐसा कोई नोटिफिकेशन किया है कि ये आवाम की फलाह के लिए कुछ करें। आवाम बेचारी जो अपनी मदद के लिए और अपनी फलाह के लिए कुछ करती है तो वो भी इनको नहीं भाती, ताकि ये वहाँ से टैक्स लें और आवाम को निचोड़ के अपनी अशराफियत अपनी अयाशियाँ कर सके। तो ये सारा इन्होंने अपनी अयाशियों के लिए बनाया। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि IMF से जो हम पैकेज ले रहे हैं, प्रोग्राम ले रहे हैं, अब 28-29 प्रोग्राम हम ले चुके हैं, अब मज़ीद भी ले रहे हैं, तो ये सारे प्रोग्राम उससे आवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जितने प्रोग्राम आए हैं उससे प्रोग्राम से आवाम को क्या फ़ायदा हुआ, या आवाम के लिए क्या किया है। बुनियादी बातें जो आपने की कि सेहत और तालीम और जो हक़ ज़िंदगी है लोगों का, जिसमें आपने रोज़गार है लोगों का, उनका कारोबार के लिए मौक़े फराहम करने, तो वो नहीं आप दे सकते लोगों को। और आप IMF से पैसे लेके अगर आपने सिर्फ़ अपनी अयाशियाँ करनी हैं तो ये प्रोग्राम सिर्फ आप लोगों के लिए हैं। फिर इसको बंद करें, और अगर इस मुल्क को सही चलाना है और आवाम समझे कि ये हमारे लिए IMF से पैकेज लिए जाते हैं, तो फिर तो आवाम टैक्स पेट्रोल भी महंगा देगी, क्योंकि IMF कहती है कि पेट्रोल पे इतना टैक्स लगाएं और महंगा दें, बिजली पे इतना टैक्स लगाएं। आपकी तरफ आते हैं वक़ास साहब। बदकिस्मती से फ़िलहाल बेशक सोलर में प्राइवेट सार्फिन काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसको, लेकिन आज भी ये जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल कराने को एक स्टेटस सिंबल भी समझा जा रहा है। मैं इस वक्त ये बात करूँगा कि अगर किसी का 2.5 मरले का 3 मरले का घर है, जो इस वक्त अगर हम काउंटिंग करें तो शायद बहुत बड़ी अक्सरियत में है, 60 से 70% लोगों के घर जो हैं वो 2.5 मरले 3 मरले हैं 5 मरले हैं। क्या इनके लिए कोई सिस्टम होता है कि ये आप मतलब मिनिमम पैसों के अंदर करवा सके? क्योंकि अब सोलर भी लगवाना, फिर वही बात आ जाती है 15 लाख से गेम शुरू होकर तो 40-50 लाख तक चली जाती है। तो ये तो आम आदमी या गरीब आदमी से तो मुमकिन ही नहीं है उसके लिए। इसमें देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये है कि सोलर एक तरह से एक अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है। आप समझ लें आपने अपने अगले 2 साल का या 3 साल का बिल एक साथ दे दिया, उससे सोलर का सिस्टम ख़रीद लिया, और फिर आगे आपने जो है वो अगले 10 साल के लिए जितने अरसे तक सोलर सिस्टम आपके पास लगा रहेगा आपको जो है बिजली मुफ्त मिलती रहेगी। तो अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट की जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, चाहे वो गाड़ियों की इंडस्ट्रीज़ ले लें या दूसरी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ ले लें, या उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें आमतौर पे फाइनेंसिंग और इस तरह के सोल्यूशन से जो है आप आवाम को आसानी पैदा कर सकते हैं और उनके लिए इसकी अडॉप्शन बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर आसान के साथ में चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी तो उस पर काम आसान हो जाता है। इस पर हम प्राइवेटली तो ज़ाहिर काम कर ही रहे हैं, जो हमारी एसोसिएशन के मेम्बर्स हैं, हम इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ भी उनको इनकरेज करते हैं। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में मेरे एक दोस्त हैं वो अक्सर कहते हैं कि पाकिस्तान में बैंक लोन उसको देता है जिसको लोन की ज़रूरत नहीं होती, और जिसको ज़रूरत होती है उसका प्रूव ही नहीं होता, उसका प्रूव ही नहीं होता। तो इसी तरह से आप समझ लें जब सोलर की स्कीम्स भी, जब स्टेट बैंक की तरफ से भी स्कीम आई थी जो 6% की स्कीम थी, आज से ये मेरा ख्याल है तकरीबन 2018 से शुरू हुई थी और तकरीबन 2022 तक रही थी।
तो उस ज़माने में इसका जो ज़्यादा फ़ायदा उठाया था वो उन इंडस्ट्रियलिस्ट ने उठाया था जिनके ऑलरेडी बैंक्स के साथ लाइंस अप्रूव थी, ये छोटे लेवल पे नहीं जा सका। तो इस चीज़ में ख़ासकर सोलर की फील्ड की अगर मैं बात करता हूँ, एक तो इसमें कुछ NGOs मुख्तलिफ जो अच्छे NGOs हैं जो कि पाकिस्तान बहुत सारे काम कर रहे हैं, क़ुव्वत हो गया, अल-खिदमत हो गया, ये जो माइक्रो फाइनेंस लेवल पे काम कर रहे हैं, जो लोन्स वगैरह देते हैं लोगों को कर्ज़ हसना के फॉर्म में, तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है एक लिमिट होती है उसकी। अगर इसको प्रॉपर तरीके से करना है तो ज़रूरत है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंक्स के साथ इस तरह की कोई पॉलिसी बनाए। बेशक इंटरेस्ट रेट उसका थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट 18% या 20% भी होता है तो वो एक्सेप्टेबल है बैंक्स के लिए, लेकिन बैंक्स को इस पर इन्फोर्स करना पड़ेगा एज पार्ट ऑफ ग्रीन बैंकिंग रेगुलेशंस कि आपने इतने परसेंटेज लोन्स जो है सोलर इक्विपमेंट के पीछे देने, और साथ में उनको ये भी इन्फोर्स करना पड़ेगा कि उसका एक कोटा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसकी एक टारगेट होना चाहिए कि इतने नंबर ऑफ़ लोगों को जाना चाहिए। यानी आपको इस तरह का कोई क्राइटेरिया सेट करना होगा कि उस शख्स का कोई 2.5 मरले का या 3 मरले का या 5 मरले का घर हो तो उसको आपने लोन देना है, रैदर देन कि आपने 2 कनाल और 3 कनाल वाले या 4 कनाल वाले घर पे उस लोन को ज़ाया कर देना है। तो ये ना हो कि वो सब्सिडीज़, भाई अगर 4 कनाल वाला है वो भी एक सब्सिडी ले ले, लेकिन उसको भी उतनी मिलनी चाहिए जितनी 5 मरले के घर वाले को मिलती है, तो उन दोनों को जो है वो फ़ायदा होगा। इस तरह की अगर स्कीम्स पे काम करेंगे तो उससे ये होगा कि सोलर की अडॉप्शन बढ़ेगी, सोलर की अडॉप्शन बढ़ेगी तो जो आम आदमी होगा उसको फ़ायदा होगा। अच्छा, इस पर ड्यूटीज़ भी पे कर रहे हैं आप जो इम्पोर्ट करते हैं इस पर? इस वक्त जो है ना सोलर पैनल्स पे ड्यूटी नहीं होती, इन्वर्टर्स पे मिक्स है, कुछ पे होती है कुछ पे नहीं होती, बैटरीज पे होती है, और बाकी जो कंपोनेंट लगते हैं केबल वायर वगैरह हो गई, ब्रेकर्स हो गए, उसमें उस पर ड्यूटी होती है, तो मिक्स है। मैं एक्चुअली जो पिछला वाला एक पॉइंट था जिसमें वो आवाम को फ़ायदा पहुंचाने वाला है, उसमें एक और चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ या मैं कहना चाहता हूँ, और हम बार बार कह भी रहे हैं हुकूमत को, और ज़रूरी है कि इस पर भी काम किया जाए। देखिए अक्सर हमें जो है ना पावर सेक्टर की तरफ से या जो मिनिस्ट्री की तरफ से या कभी कभी इवन मीडिया की तरफ से इस तरह का फीडबैक मिलता है कि सोलर तो अमीरों की चीज़ है, सोलर लगाते हैं तो जैसे आपसे बात किया आगे, वो तो एक लाइफ स्टाइल बन गया है ना कि अभी एक अमीर आदमी के पास। इसका सवाल ये है कि इसका यानी जिस तरह से मैंने कहा था ना कि पावर सेक्टर को अपनी थोड़ी थिंकिंग चेंज करने की जरूरत है, इस प्रॉब्लम को डिफरेंट तरीके से अप्रोच करना है। देखिए दिन के टाइम पे हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा लोगों ने सोलर लगाया हुआ है और बिजली आ रही है, और उस टाइम पे बिजली हमारे पास सस्ती है, क्योंकि अब तो देखिए ना नेट बिलिंग के मैकेनिज्म के थ्रू इस बिजली को गवर्नमेंट 10 रुपये में खरीदेगी। तो जब 10 रुपये में बिजली खरीदेगी तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक एक सुपर ऑफ पीक का टैरिफ का, जिस तरह हमारा पीक होता है और ऑफ पीक होता है ना, तो मैं कहता हूँ एक सुपर ऑफ पीक का टैरिफ लेके आएँ सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक, या उसका नाम ही रख दें सोलर टैरिफ। जिसने सोलर लगाया है या जिसने सोलर नहीं लगाया है, उस टाइम पे आप टैरिफ, अगर नॉर्मल टैरिफ 30 रुपये है या 40 रुपये है, तो आप उस टाइम पे टैरिफ को 20 रुपये कर दें। उससे ये होगा कि जो हम कहते हैं ना कि सिर्फ अमीरों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये फ़ायदा फिर आप आवाम पे मुंतकिल कर सकते हैं, क्योंकि इससे, और खुद हमें पावर सेक्टर खुद ही यही कहता है, पावर मिनिस्टर जब भी बात करते हैं तो वो खुद ही कहते हैं कि दिन के टाइम पे हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कम है, क्योंकि डिमांड कम होती है और सोलर से बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। तो उस टाइम पे इस जो बेहतर डिमांड है, इंस्टेड ऑफ कि आप लोगों को इनकरेज करें कि वो ज़ाया कर दें या सिस्टम ऐसे लगाएं जो कि क्योंकि आप वापस नहीं ले रहे या 10 रुपये पे वापस ले रहे हैं, तो अक्सर लोग क्या कर रहे हैं, वो दिन के टाइम पे भी एसी चला के रख रहे हैं। जब उसको पता होगा कि दिन के टाइम पे भी वो बिजली वापस दे के अच्छे रेट, यानी कुछ बेहतर रेट ले सकता है और उस बिजली से आप बाकी लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो असल में ये माइंडसेट चेंज करने का टाइम आ गया है। अब आपने ये देखना है कि आपकी प्लानिंग के अंदर सोलर को आपने बेनिफिट के तौर पे किस तरह लेना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर करते हैं ना, तो जो हम एक सुनते हैं कॉन्सेप्ट के ये अवाम के लिए नहीं है, ये ख़वास के लिए है, या ये ख़ास इसका एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे साहिब सरवत। तो मैं कहता हूँ ये तो साहिब सरवत को आपने लिमिट किया हुआ है ना, आप इसको साहिब सरवत से लेके इसको बाकी अवाम में खुद ही फैला दें, आपके पास तरसील का निज़ाम तो है, तो इससे फ़ायदा होगा। इस तरह से अगर हम थिंकिंग करेंगे तो हम डेफिनेटली और ज़्यादा सोलर को इनकॉर्पोरेट भी कर सकते हैं और इससे मुल्क का फर्दर फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। हरल साहब, वकास मूसा साहब की गुफ्तगू सुन के तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आया है कि ये माशाल्लाह क्यूट भी हैं और मासूम भी हैं। किस किस्म की, किस जगह पे क्या डिमांड कर रहे हैं कि वो ये सोचें कि आम आदमी का भला हो और आम आदमी के घर तक चीज़ें पहुँचे। बहरहाल चलें, इनके जज्बात की हम यकीनन कदर करते हैं और अल्लाह से दुआ गो हैं कि ये हमारी दुआ कबूल हो, और इनकी भी जो जिस तरह कह रहे हैं। हरल साहब आपकी तरफ आते हैं, देखिए जी, ग्रेड 17 से 22 तक तो ये आ गया कि जी बिजली के फ्री यूनिट्स नहीं दिए जाएंगे। अब आ जाते हैं पीछे, वो 1 से 11 फिर 12 से 16 के ग्रेड के जो लोग हैं, इनको जो फ्री बिजली मिल रही है उस पर भी कोई प्लानिंग है या आप ही कोई रिट करेंगे इसमें? देखिए उसी जजमेंट में अदालत ने ये कहा है कि आप उस हवाले से भी कोई पॉलिसी वाज़ह करें, एक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी ना। फिर तो अगर आप 17वें ग्रेड से ऊपर लोगों को बिजली की मद में पैसे देंगे, कंपनसेट करेंगे जो यूनिट्स हुए, और नीचे वाले लोगों को यूनिट्स देंगे, तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। उसको उन्होंने कहा है कि आप इनको, जो आर्टिकल 25 है उसकी भी खिलाफ वर्जी है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने इस
मुल्क का पहिया चलाना है और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी, तो आपको बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। ये सोलर हर कोई नहीं लगा सकता, ना हर किसी के पास इतने पैसे होते हैं। आप जब तक बिजली सस्ती नहीं करेंगे, यहाँ लोग अपने कारखाने बंद करके चले जाएंगे। पहले काफ़ी लोग चले गए हैं। इतनी महंगी पैदावार हो गई है गैस और बिजली के बिलों की वजह से, लोग यहाँ से छोड़ के बांग्लादेश की तरफ रुख कर रहे हैं। और कुछ काफ़ी सारे कुछ 300-400 के लगभग फैसलाबाद में मिलें बंद हुई पड़ी हैं। तो सिर्फ जा रहा है, कोई बांग्लादेश जा रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। तो ये सारी चीज़ें इनको करनी पड़े। और आम आदमी जो 1 यूनिट भी नहीं कंज्यूम करता, अगर आप उसके घर भी 2000 का बिल भेजेंगे तो वो कैसे अपनी रोटी 2 वक्त की खाएगा या आपको बिल देगा? तो अगर तो किसी ने कोई कंज्यूम करना है तो उसके ऊपर लगाएं। ये जो फिक्स चार्जेस हैं, अपनी इंफॉर्मेशन अपडेट करें। ये 2000 का बिल किसी ज़माने में आया करता था, अब तो गरीब आदमी के घर भी 5000, 4000, 5000 से ऊपर का ही बिल आ रहा है। ये मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि जो 1 यूनिट भी नहीं करता कंज्यूम, अगर एक बल्ब भी इस्तेमाल करता है तो फिर 5-6 हज़ार आता है। अगर 1 यूनिट, सिंगल यूनिट आप बस मीटर लगा के रख लें और आगे घर में कनेक्शन उसका ना दें, फिर भी 2000 आपके जेब से जाना है और वो अशराफिया ने उससे अयाशियाँ करनी है। बेशक, ये इस मुल्क में हो रहा है। और वकास मूसा, चेयरमैन सोलर एसोसिएशन पाकिस्तान, आपका और गुलाम अब्बास हरल साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सोलर के हवाले से और बिजली की बचत के हवाले से हमारी कोशिश थी कि अपने नाज़रीन को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें, इसलिए हमने वकास साहब को भी ख़ुसूसी तौर पर इस शो में शिरकत की दावत दी थी। और गुलाम अब्बास हरल साहब तो मेरे साथ हमेशा होते ही हैं। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।